%90 लोग ये गलती करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर मशीन में आती है, लेकिन फिर भी अक्सर इसे इग्नोर कर दिया जाता है या गलत तरीके से चेक किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र मशीन टेक में। आज के इस प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को फैक्ट्री फ्लोर के नजरिए से डीकोड किया जाएगा। आज हम बात करेंगे एक्सेस बैकलैश के बारे में। सीएनसी ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स और आईटीआई या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अनजाने में कोई ऐसी गलती हो रही है जो सीधे मशीन की एक्यूरेसी को बर्बाद कर रही है? देखिए, अगर बैकलैश को सही टाइम पर और सही तरीके से चेक नहीं किया गया ना, तो पूरी मशीन की एक्यूरेसी हिल जाती है, जॉब के डायमेंशंस में वेरिएशन आने लगता है और फैक्ट्री में रिजेक्शन रेट एकदम आसमान छूने लगता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए इसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने का तरीका समझा जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। सबसे पहले देखेंगे कि एक्सेस बैकलैश आखिर क्या है, फिर इसके मुख्य कारण जानेंगे। इसके बाद आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बैकलैश चेक करने का सही प्रैक्टिकल तरीका, फिर कॉमन गलतियां और सेफ्टी रूल्स, एक रियल फैक्ट्री केस स्टडी और आखिरी में एक क्विक रिवीजन समरी। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। एक्सेस बैकलैश असल में क्या है? इसको एक बहुत ही डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी पुरानी साइकिल को चलाते समय या पुरानी कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए एक चीज जरूर नोटिस की गई होगी। जब स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट घुमाते हैं ना, तो शुरुआत में पहिए तुरंत नहीं घूमते, बीच में खाली गैप होता है। वो जो थोड़ा सा गैप या प्ले होता है, बस उसी को टेक्निकल भाषा में बैकलैश कहते हैं। सीएनसी मशीनों में भी बिल्कुल यही होता है। जब एक्सेस अपनी दिशा बदलती है तो एक हल्का सा मैकेनिकल डिले आता है। अगर इसे टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो एक्सेस बैकलैश वो मैकेनिकल गैप या प्ले है जिसे मोटर को रिवर्स दिशा में चलने से पहले कवर करना पड़ता है। मतलब जब तक मोटर उस खाली गैप को पूरा नहीं कर लेती, तब तक एक्सेस असल में उल्टी दिशा में चलना शुरू ही नहीं करती, और यही वो गैप है जो कटिंग प्रोसेस में सारा एरर पैदा करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। आखिर इस बैकलैश के मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, मशीन का मूवमेंट मुख्य रूप से बॉल स्क्रू और बॉल नट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। जब मशीन लगातार चलती है, मतलब दिन और रात फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन स्टील की बॉल्स और थ्रेड्स के बीच में घिसावट होना एकदम लाजमी है। इसी घिसावट की वजह से उनके बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे हम बैकलैश कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉल स्क्रू के घिसने तक लिमिटेड नहीं है। इसके 3 मेन फेलियर पॉइंट्स होते हैं जो चेक करने होते हैं। पहला तो वही मैकेनिकल बैकलैश, जो बॉल स्क्रू और नट के घिसने से होता है। दूसरा है सपोर्ट बियरिंग प्ले। अगर बॉल स्क्रू के एंड्स पर लगे बियरिंग थोड़े भी ढीले या खराब हो जाएं, तो पूरा का पूरा बॉल स्क्रू ही अपनी जगह से आगे पीछे सरकने लगता है। और तीसरा होता है कपलिंग प्ले, जहां मोटर और स्क्रू आपस में जुड़ते हैं। अगर वहां के बोल्ट ढीले हों या अंदर की घिस जाए तो भी ये प्ले आ जाता है। तो मेंटेनेंस करते टाइम इन तीनों पॉइंट्स को बारीकी से चेक करना चाहिए। क्या मशीनिंग के दौरान कभी ये प्रॉब्लम सामने आई है कि प्रोग्राम तो एकदम परफेक्ट सर्कल का बनाया, लेकिन कटिंग के बाद जॉब ओवल यानी अंडाकार बन गया, या फिर सर्कल के चारों कोनों पर हल्के हल्के फ्लैट बम्प्स दिख रहे हैं? अगर टर्निंग के दौरान एक्स एक्सिस में डायरेक्शन बदलते ही डायमेंशन में फर्क आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ इशारा है कि मशीन में बैकलैश आ चुका है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रैक्टिकली बैकलैश चेक करने का सही तरीका क्या है। अब अच्छी खबर ये है कि इस छुपे हुए एरर को पकड़ने के लिए किसी भारी भरकम या महंगे डायग्नोस्टिक टूल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसके लिए बस एक स्टैंडर्ड डायल इंडिकेटर चाहिए, चाहे प्लंजर टाइप हो या लीवर टाइप, और साथ में एक बढ़िया मैग्नेटिक बेस, ताकि इसे मशीन पर एकदम मजबूती से फिक्स किया जा सके। बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब इसके सेटअप स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैग्नेटिक बेस को स्पिंडल के ऊपर एकदम टाइट फिट करना है। फिर डायल के प्लंजर को एक्सिस की केबल से टच कराना है। टच कराने के बाद उसे थोड़ा सा प्रीलोड देना है, यानी डायल की सुई थोड़ी सी घूम जानी चाहिए। इसके बाद डायल की आउटर रिंग को घुमाकर सुई को बिल्कुल 0 पर सेट कर देना है। और सबसे लास्ट में मशीन के MPG यानी मैनुअल पल्स जनरेटर को हैंडल मोड में डालकर इंक्रीमेंट को 0.01 mm पर सेट कर लेना है। सेटअप रेडी।
सेटअप के बाद अब मेन एक्शन की बारी है। एक्सेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक 10 डिविजन्स यानी 0.1 मिलीमीटर आगे मूव करना है। फिर बिना कुछ और छेड़े वहीं से डायरेक्शन बदलकर एक्सेस को रिवर्स यानी नेगेटिव डायरेक्शन में वापस 10 डिवीजन पीछे लाना है। अब डायल की सुई पर नजर डालनी है। अगर सुई बिल्कुल 0 पर वापस नहीं आ पाती और बीच में ही कहीं रुक जाती है तो जितना डिफरेंस सुई और 0 के बीच में बचा है एग्जैक्टली वही उस मशीन का बैकलैश है। कितना सिंपल था ना। सेक्शन 4 कॉमन गलतियां और सेफ्टी, ये वो पार्ट है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी फास्ट एमपीजी या जॉग मोड का इस्तेमाल ना करें। हमेशा धीरे धीरे पल्स बाय पल्स चेक करें। 90% लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एमपीजी को एकदम तेजी से घुमा देते हैं या फिर सीधे जॉग मोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसे हमेशा आराम से पल्स बाय पल्स चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर तेजी से घुमाया गया तो मोमेंटम की वजह से डायल की सुई आगे पीछे हो जाएगी, रीडिंग में एरर आ जाएगा और सही वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर फील्ड में देखने को मिलती है वो ये कि बैकलैश को सिर्फ टेबल के सेंटर में चेक करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉल स्क्रू की घिसावट पूरी लंबाई में एक जैसी कभी नहीं होती। जहां मशीन ज्यादा काम करती है स्क्रू वहां ज्यादा घिसता है। इसलिए एक प्रॉपर चेकिंग के लिए इसे हमेशा 3 जगहों पर चेक करना चाहिए: टेबल के सेंटर में, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में। और हाँ, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फैक्ट्री में काम करते वक्त ये सख्त नियम हमेशा फॉलो होने चाहिए। जब भी डायल सेट किया जा रहा हो, मशीन का कंट्रोल पावर ऑफ होना चाहिए या फिर इमरजेंसी बटन जरूर दबा होना चाहिए। डायल सेट करते टाइम हाथों को एमपीजी या जॉग बटन से बिल्कुल दूर रखना है, वरना गलती से बटन दबने पर डायल क्रैश हो सकता है। सेफ्टी शूज और मैकेनिकल ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। पहली प्रायोरिटी यही है कि ना मशीन टूटे और ना ही किसी को चोट लगे। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक रियल फैक्ट्री केस स्टडी से समझते हैं। सेक्शन 5 सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही जबरदस्त रियल लाइफ केस स्टडी दी गई है। हुआ कुछ यूं कि एक वीएमसी मशीन पर सर्कुलर पॉकेट की मशीनिंग चल रही थी। ड्राइंग के हिसाब से पॉकेट का डायमीटर एकदम 50.00 mm आना चाहिए था, लेकिन कटिंग के बाद जब नापा गया तो एक साइड से डायमीटर सिर्फ 49.96 mm आ रहा था, जबकि दूसरी साइड से वो बिल्कुल सही था। वहां ऑपरेटर ने टूल बदल कर देख लिया, वियर ऑफसेट चेंज कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और पार्ट्स लगातार रिजेक्ट होते जा रहे थे। तब जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी डायल इंडिकेटर वाले मेथड का इस्तेमाल किया गया जिसे अभी हमने डिस्कस किया है। और पता है जांच में क्या निकला? एक्स एक्सिस में पूरे 40 माइक्रोन यानी 0.04 mm का बैकलैश छिपा हुआ था। बस फिर क्या था, जैसे ही फैनो कंट्रोलर के पैरामीटर 1851 में जाकर इस 40 माइक्रोन की वैल्यू को फीड किया गया, मशीन ने वापस से एकदम परफेक्ट 50 mm की कटिंग करनी शुरू कर दी। बिना कोई पार्ट बदले प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, क्विक रिवीजन समरी, सेक्शन 6। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से जो 4 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं। पहला, बैकलैश दिशा बदलने पर होने वाला एक मैकेनिकल गैप है। दूसरा, इसे नापने के लिए कोई हाईफाई टूल नहीं, सिर्फ डायल इंडिकेटर और मैग्नेटिक बेस की जरूरत होती है। तीसरा, चेकिंग हमेशा हैंडल मोड में और बिल्कुल स्लो स्पीड पर ही करनी है। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, मशीन के अलग अलग पोजीशंस पर चेक करना है और सेफ्टी रूल्स का सख्ती से पालन करना है। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में यही छोटी छोटी बातें एक नॉर्मल टेक्नीशियन को एक्सपर्ट इंजीनियर बनाती हैं। तो जाते जाते विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल, क्या आज फैक्ट्री की मशीनों में छिपे इस बैकलैश को चेक किया गया है? देखिए, नॉलेज तभी काम आती है जब उसे प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई किया जाए। प्रॉब्लम्स को पहचान कर और उन्हें सही तरीके से फिक्स करके ही मशीन का मास्टर बना जा सकता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल और सीएनसी वीएमसी नॉलेज के लिए अमरिंद्रा मशीन टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन सोर्स मटेरियल एक्सप्लेनर में। तब तक सीखते रहिए, सेफ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।